बात करेंगे राज रतन ग्लोबल वायर्स लिमिटेड के ऊपर। आज के दिन 12 बजे तक -4.5% की मंदी इसमें दिखाई दी है और ये मंदी अभी से नहीं है। आप अगर इसके चार्ट को देखोगे तो ये आपको बहुत लंबे टाइम से कंटिन्यूअसली गिरता हुआ ही दिख रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद भी अगर आप एनालिस्ट्स के टारगेट्स वगैरह चेक करोगे राज रतन ग्लोबल के ऊपर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, तो इनके टारगेट्स अच्छे हैं। लॉन्ग टर्म में ये लोग कह रहे हैं कि इसके प्रॉफिट्स देने के चांसेस जो हैं काफी ज्यादा है। उसका रीजन क्या है? देखिए, जिनको इसका बिजनेस नहीं पता, ये वायर वाली कंपनी तो है, लेकिन ये बनाती क्या है? ये बीड वायर्स बनाती है। बीड वायर्स मतलब, देखिए सिंपल टर्म में समझना है तो इसके वेबसाइट में चलते हैं। वेबसाइट में आपको ज्यादा अच्छे से ये समझ में आएगा। तो ये इसका वेयर हाउस टाइप का है और ये आपको देखिए नीचे आने पे यहाँ प्रोडक्ट्स में आपको पता चलेगा। ये टायर के अंदर जो वायर्स यूज होते हैं ना, ये वायर्स वगैरह ये कंपनी बनाती है। और ये सब किस में यूज होता है? ऑटोमोबाइल टायर्स में तो होता ही है, लेकिन एयरक्राफ्ट वगैरह में भी जो टायर्स वगैरह यूज होते हैं उसमें भी इनके प्रोडक्ट्स जाते हैं। या नीचे आप जाएंगे तो इनके डायमेंशंस वगैरह और अलग अलग साइज में अलग अलग प्रोडक्ट्स जो ये लोग प्रोवाइड करते हैं वो सब आपको मिल जाएगा। और अभी आप न्यूज आर्टिकल्स वगैरह भी देखेंगे तो उसमें आपको व्हीकल के जो डिमांड्स हैं वो बढ़ते हुए दिखेंगे। किया के शोरूम्स वगैरह में बहुत ज़्यादा डिमांड वगैरह दिखती है। और खास तौर पे ईवी जो सेक्टर है उसमें इंक्रीज आया है। तो इन सब के साथ में जो इनके सब पार्ट्स वाली कंपनीज होंगी, व्हीकल्स के सब पार्ट्स वाली कंपनी, जैसे बेयरिंग्स हो गया, टायर्स हो गया, और टायर के वायर्स वाली कंपनी जैसे राज रतन ग्लोबल हो गया, ये सब भी बेनिफिट उठाएंगे। इनफैक्ट कार कंपनियों से ज्यादा बेनिफिट्स इन लोगों को ही होता है, इन कंपनीज को होता है, छोटी छोटी कंपनीज जो उनको पार्ट्स प्रोवाइड करती हैं। तो वैसे ही राज रतन ग्लोबल वायर के भी बेनिफिट्स उठाने के चांसेस ज्यादा है। अब एनालिस्ट की अगर मानेंगे तो जो ग्लोबल टायर मार्केट है उसका CAGR 7 to 8% के आसपास ग्रोथ एक्सपेक्ट की गई है। जो ईवी के व्हीकल्स में सेल राइज हुआ है उसके बाद में ये डेटा निकल के आया है। अब चलिए थोड़े इसके फंडामेंटल्स चेक कर लेते हैं। इसमें मार्केट कैप देखेंगे तो बहुत ही छोटा मार्केट कैप है। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा बड़ा बनने का इसका स्कोप ओपन है। ओके, स्टॉक का पीई देखेंगे तो इंडस्ट्री पीई के बिल्कुल पास चल रहा है। डिविडेंड थोड़ी बहुत कंपनी देती है। एवरेज इसका आरओसी और आरओई दिखेगा आपको, क्योंकि चार्ट में हमने देख ही लिया कि बहुत बड़ा इसमें करेक्शन ऑलरेडी हो रहा है। थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको डेट भी दिखेगा, मैनेजेबल है, कोई बहुत ज्यादा डेट नहीं है। प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत अच्छी है, इसमें से गिरवी इन्होंने कुछ नहीं रखा। फाइनेंशियल्स एवरेज हैं अभी फिलहाल, और फ्री कैश फ्लो भी कंपनी रख रही है। तो कुछ भी क्या नेगेटिव हमको दिखाए? नहीं, अभी फिलहाल नेगेटिव कुछ भी नहीं दिखाए। अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके अगर हम लोग इसके लॉन्ग रन के स्टेटस चेक करेंगे तो देखिए, पहले मार्च 2017 के आसपास में 62 पॉइंट समथिंग परसेंट प्रमोटर के पास था, लेकिन अभी 65% है। तो काफी टाइम से ये सेम ही है। मतलब प्रमोटर्स का कॉन्फिडेंस इसमें कतई लूज नहीं हुआ है। मार्केट में जो भी कंपटीशन वगैरह आता है, देखिए कई सारी चीजों की वजह से इस तरह की कंपनी को फर्क पड़ता है। जैसे रॉ मटेरियल हो गया, रॉ मटेरियल के प्राइसेस वगैरह में जो है वोलेटिलिटी रहती है, कंपटीशन होता है बहुत ज्यादा। ओके, डोमेस्टिक सप्लायर से और इंटरनेशनल सप्लायर से, दोनों से आपको कंपटीशन मिलता है। फिर इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं, रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, बहुत सारी चीजों से इस तरह की कंपनीज को फर्क पड़ता है। लेकिन क्या ये परमानेंट है? नहीं, ये परमानेंट नहीं है। तो इसी वजह से प्रमोटर्स अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं करते। एफआईआई को देखेंगे तो एफआईआई ने कई जगह से पैसे निकाले ही हैं, इसमें बहुत ज्यादा इनकी होल्डिंग ही नहीं थी, तो यहां से इन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया है। लेकिन डीआईआई ने अपनी होल्डिंग को यहाँ पे इंक्रीज किया है। ठीक है, और ओवरऑल देखेंगे तो पब्लिक का स्टेक जो है सेम ही है। तो यहाँ पे न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन है, कोई भी अपना कॉन्फिडेंस लूज करते हुए नहीं दिख रहे। हाँ, अगर हमारे पास एफआईआई के पास भी बहुत अच्छी होल्डिंग होती तो कंपनी ऑलरेडी इतना नीचे नहीं गिरती। ठीक है, ऊपर जाते हुए या तो सेम कंसोलिडेशन में आपको दिखाई दे रही होती। लेकिन अच्छी बात यह है कि डीआईआई के पास, म्यूचुअल फंड वालों के पास कोई बहुत कम स्टेक नहीं है। 8.21 अच्छा परसेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमको कोई खास नेगेटिविटी नहीं दिखाई दी। प्रॉफिट एंड लॉस में एक बार आएंगे, यहाँ पे सेल्स चेक करेंगे तो एवरेज है, प्रॉफिट चेक करेंगे तो एवरेज से थोड़े बेटर ही हैं। CAGR चेक करेंगे तो लास्ट 3 साल का आपको अच्छा नहीं दिखाई देगा। रीजन है ये, ऑब्वियसली अगर आप इसे 5 साल के चार्ट में देखोगे तो ये यहाँ से जो गिरना शुरू हुआ बहुत बुरा गिरा है। ठीक है, तो अब ये चार्ट देख के हमको क्या मालूम चल रहा है? तो कुछ लोग होंगे मार्केट में जिनके लिए ये स्टॉक एक मल्टी बैगर होगा, जिन्होंने यहाँ बेच दिया होगा या इसको थोड़ा भी करेक्शन आया होगा तो यहाँ बेच दिया होगा। तो उनके लिए अभी भी ये एक मल्टी बैगर वाली स्टॉक के नाम से उनके दिमाग में होगा। लेकिन कुछ लोग जिन्होंने ये तेजी देख के ऊपर में कहीं पे बाय किया, वो अभी बहुत ज्यादा फंसे होंगे। तो उनके लिए ये काइंड ऑफ ए चीटिंग स्टॉक है। ठीक है,
चीटर स्टॉक है। तो हर किसी का सिचुएशन के ऊपर स्टॉक के ऊपर कमेंट्स बदल जाते हैं, लेकिन हमें क्या देखना है कि इसके जो मेन मालिक हैं उन्होंने क्या किया, वो छोड़ के भाग रहे हैं क्या? नहीं, वो छोड़ के नहीं भाग रहे तो कंपनी में कुछ खराबी नहीं है। जो भी है बिजनेस वगैरह ऊपर नीचे होते रहता है, हर कंपनी में ये सेम चीज होती है। इस कंपनी में बदकिस्मती से ये थोड़े लंबे टाइम तक हो गया है, अदरवाइज इसके फंडामेंटल्स वगैरह खराब नहीं है, अच्छे हैं। यहाँ पे इसके प्रॉफिट्स चेक करेंगे हम लोग 5 साल के, तो आपको ईपीएस यहाँ से गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब इसमें रिकवरी दिखाई देगी और उस टाइम में मीडियन आपको ऑब्वियसली पी तो बहुत नीचे दिखाई देगा ही, क्योंकि अभी ऑलरेडी नीचे है, लेकिन उस टाइम में आपको और नीचे दिखाई देगा। ठीक है, तो आप अगर अभी से इसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो तो मुझे लगता है लोगों ने इसमें बाइंग करना शुरू कर दिया होगा। और नहीं, अगर कुछ लोग रिवर्सल की वेट कर रहे हैं तो रिवर्सल के कई सारे तरीके हैं। वीकली कैंडल में 2 ग्रीन कैंडल बनते हैं तो ऊपर में लोग ले लेते हैं, या मूविंग एवरेज से टच करके ऊपर जाता है तो ले लेते हैं। मूविंग मतलब 100 डेज के मूविंग एवरेज हो गया, 200 डेज का मूविंग एवरेज हो गया, उसको जब कैंडल्स ब्रेक करके ऊपर निकल जाते हैं तो लोग खरीद लेते हैं। तो जो भी आपका स्टाइल है आप यूज कर सकते हो। जो भी आपको इंडिकेटर इसको रिवर्सल दिखाता है आप उस टाइम में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा करेक्ट ये हो चुका है। तो ऑल टाइम हाई पे भी अगर गया ना तो 2 से 3 गुना पैसा ये आराम से बना के देने लायक कंपनी दिखाई दे रही है। हाँ, कुछ लोग फॉलिंग नाइफ बोल रहे होंगे, तो ऑब्वियसली फॉलिंग नाइफ है तो इग्नोर कर सकते हो। फॉलिंग नाइफ जैसा तो नहीं है, लेकिन हाँ मजबूत नहीं बन पा रहा है बिकॉज ऑफ एवरेज और लोअर एवरेज काइंड ऑफ प्रॉफिट्स। अब एक चीज और, यहाँ पे अगर आके हम लोग इसका ओपीएम वगैरह चेक करेंगे ना, तो ये 20% पे जाके फिर 18, फिर 14, मतलब ये ओपीएम जो काम इसका है, काम भी बहुत ज्यादा अभी नहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए मेरे पास एक्चुअली ये स्टॉक है नहीं, ठीक है, तो अगर मुझे इसके 250 तक आने तक, कौन सा प्राइस 250, ये 280 जैसा लग रहा है, 250 तक आने तक अगर मुझे कोई पॉजिटिव न्यूज आती है तो मैं 250 के नीचे कहीं पे भी एंट्री कर लूंगा। लेकिन अगर कुछ भी ऐसी न्यूज नहीं आती तो 250 के नीचे ये कितना जा सकता है और कहां से मुझे रिवर्सल के साइंस दिखने शुरू हो जाएंगे, मैं वहां पे एंट्री करने के चांसेस ढूंढूंगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं राजरत्न ग्लोबल वायर्स में कंफर्टेबल हूं थोड़ा स्टेक लेने के लिए। बहुत ज्यादा पूंजी नहीं लगाना है मुझे, लेकिन थोड़ी स्टेक्स में ले सकता हूं। हाँ, लेकिन मैं हमेशा ध्यान ये रखूंगा कि यहाँ पे जो ये प्रमोटर्स हैं इनके स्टेक्स में कुछ भी गड़बड़ नहीं दिखाई देनी चाहिए। जैसे ही ये हिले अपनी जगह से मैं हिल जाऊंगा। ठीक है, मैं अपने बाइंग के बाद की प्लान बता रहा हूँ। पहले ही अगर ये कम करने लग जाते हैं तो ऑब्वियसली मैं देखूंगा कि वो एफआईआई या डीआईए के पास आता है या पब्लिक के पास आता है। पब्लिक के पास आता है तो नेगेटिव है, अगर एफआईआई डीआईए के पास आता है तो मेरे लिए न्यूट्रल ही हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है। अभी फिलहाल जो है 250 कोई बहुत दूर नहीं है, बिल्कुल पास है। तो 250 जब आएगा, उसके नीचे जब ये जाना शुरू करेगा, तब मैं शायद इसमें बाइंग के मौके ढूंढना शुरू करूंगा। आपका क्या प्लान है आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट करने का टाइम नहीं है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।